गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, तो सर हम लोगों ने लास्ट क्लास में फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। देखिए, ये जो करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी जनवरी 2021 से। तो 2000 जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 का हमने कंप्लीट किया। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। अब हमने स्टार्ट कर दिया सर जनवरी 2023 से। तो जनवरी 2023, फरवरी 2023 ये कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर मार्च 2023 का करंट अफेयर्स। ये तो सर चलिए पुराना हो गया, अब इसको इतना विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप अब जो आगे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अब आप फोकस बनाइए जनवरी 2023 से। ठीक है, तो जनवरी और फरवरी का पीडीएफ और वीडियो आपका अपलोडेड है, तो उनको आप जाके देख सकते हैं। तो अब हमें क्या टारगेट बनाना है सर कि जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स स्टार्ट करें। ठीक है, जो पहले हो चुका अब वो पुराना हो गया है, अब वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। तो जो जिन्होंने पिछले सालों में एग्जाम दिए वो उनके लिए काम का था, अब वो आपके लिए उतना रेलिवेंट नहीं रह गया है। चलो जी, तो सर ये तो सर इंट्रोडक्टरी कहानी थी। अब इसके बाद फिर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं सर आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली द नॉर्थ ईस्ट रीजन फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोटेक्नोलॉजी इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसका नाम था इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव। तो किस स्टेट में हुई थी? आसाम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। हाँ जी सर, लगाइए तुक्का। तो इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव आपका किस स्टेट में आपको देखने को मिली थी? हाँ जी बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज योर मणिपुर। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 2023, तो करेक्ट आंसर इज योर मणिपुर। ठीक है, तो अभी ये आपका मणिपुर में ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, तो इसका जो थीम था वो था री इमेजिन एथनोफार्मोकोलॉजी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, तो फार्मा जो वर्ड है, फार्माकोलॉजी मतलब फार्मेसी मेडिसल से रिलेटेड है। एथनो का मतलब है एक एथनिसिटी से रिलेटेड। जैसे एक इसका पर्पज है कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, क्योंकि हर एक लोकेलिटी में, हर एक ट्राइब में कुछ मेडिसिन ट्रेडिशनल होते हैं, तो उन ट्रेडिशनल मेडिसिन को ग्लोबलाइज करना है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका मणिपुर में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड और कुछ ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा। एक थोड़ा सा नया वर्ड आपके लिए रहेगा, एथनोफार्माकोलॉजी। ठीक है, तो एथनोफार्माकोलॉजी क्या है? जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन को क्या कहते हैं? एथनोफार्माकोलॉजी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट वाज लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे? सीएनजी बना रहे थे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब हम कंप्रेस्ड बायोगैस बना रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में इसका पहला प्लांट लगाया जा रहा है कंप्रेस्ड बायोगैस का। तो वो किस स्टेट में लग रहा है? मेघालय में लग रहा है, आसाम में लग रहा है, अरुणाचल में लग रहा है, या फिर आपका मिजोरम में लग रहा है? बताइए सर, लगाइए सर तुक्का। ओके, म्यूजिक कह रहे हैं आसाम होगा।
Foundation stone of Northeast region. First compressed biogas plant was laid in which of the following state? ऑलराइट सर, तो मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, बी या डी लोग बता रहे हैं, या तो आसाम या मिजोरम। करेक्ट आंसर इज आसाम। ठीक है, कंप्रेस बायोगैस का प्लांट कहाँ लग रहा है? आसाम में लग रहा है। तो सर समझ लेते हैं पहले कंप्रेस बायोगैस होती क्या है। तो उससे पहले समझ लेते हैं सर कंप्रेस नेचुरल गैस क्या होती है। जैसे आपका जो अर्थ के अंदर आपका जो कोल वगैरह पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है, तो जो पेट्रोलियम है या जो कोल है, तो वहां के आसपास के एरिया में एक गैस क्रिएट होने लगती है। ठीक है, उस गैस को ट्रैप कर लिया जाता है, वही गैस कहलाती है आपका नेचुरल गैस। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम वाले एरिया होते हैं, ठीक है, वहां पर जो बीच में कैविटीज वगैरह वहां पर रहती हैं, तो वहां पर एक गैस ओरिजिनेट होती है, उस गैस को हम कह देते हैं नेचुरल गैस। फिर इस गैस को हम कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने के बाद वो गैस कहलाती है कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, उसमें से जो हमें चीजें नहीं चाहिए होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, उनको वो क्या कर देती है? रिमूव कर देती है नेट कंप्रेशन से। इसी तरह से सर कंप्रेस बायोगैस, तो सबसे पहले बायोगैस क्रिएट होती है। बायोगैस क्या होती है? जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट है, जैसे कोई एनिमल और प्लांट का वेस्ट है, ठीक है, उसको क्या करा? एक जगह इकट्ठा करा। एक जगह इकट्ठा करने के बाद वहां से एक गैस रिलीज होना स्टार्ट होती है, उसमें मेनली मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन मेनली होता है, तो वहां से गैस जनरेट होना स्टार्ट होती है, हाईली फ्लेमेबल होती है, तो इसी गैस को क्या कहते हैं? बायोगैस। आपने ये सुना होगा, मोदी जी का एक भाषण भी था जिसमें उन्होंने कहा भी था कि मैं क्या करता था, जब चाय का ठेला लगाता था तो नाली किनारे अपना एक पाइप लगा देता था, तो नाली से जो गैस निकलती थी, उस गैस से मैं सिलेंडर जलाता था, उससे चाय बनाता था। ठीक है, तो वो कहना क्या जा रहे थे? वो यही कहना चाह रहे थे, देखो नाली में क्या होता है? वेस्ट होता है, और वो वेस्ट डीकम्पोज होता है, उस वेस्ट के डीकम्पोज होने से वहां से क्या निकल रही? गैस निकल रही है। तो मोदी जी ने क्या करा? उस गैस को ट्रैप करा, और ट्रैप करके क्या करा? वो फ्लेमेबल गैस होती है, मेनली उसमें मीथेन होता है। ठीक है, उसमें जरा सी भी चिंगारी दोगे भड़क जाएगी, तो फ्लेमेबल होती है, तो उसको यूज करके मोदी जी ने क्या करा? चाय का स्टोव जलाया और उससे चाय बनाई। ठीक है, तो वो ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह से हम लोग ये रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो किस तरह से ये जो वेस्ट है उससे क्या निकल जाता है? कोई दिक्कत नहीं ना नेम जी, अब कंटिन्यू करिए। तो उससे क्या निकल जाता है आपका? ये वेस्ट से जो गैस निकलती है वो कहलाती है बायोगैस। अभी इसी बायोगैस को कंप्रेस करेंगे। मेनली इसमें मीथेन होता है, ये फ्लेमेबल होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी चीज होती है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हटा देते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हम रोक पाए। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको भी रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, कंप्रेस करके उसमें से CO2 हाइड्रोजन सल्फाइड निकल जाएगा, तो उसकी वजह से अब इसको हम यूज कर सकते हैं टू पावर मोटर व्हीकल्स। जैसे CNG पड़ती है गाड़ियों में, उसी तरह से हम CBG पड़वा सकते हैं। ठीक है, कंप्रेस बायोगैस। ठीक है, तो दो अप्रोच होती है इसमें। एक तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास, मतलब बायोमास जो भी वेस्ट है उसको एनएरोबिक, मतलब खुले में मत छोड़ो, एक गड्ढे में बंद कर दो, तो उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कटेगी तब उसमें से गैस निकलेगी। ठीक है, और दूसरा ये कि देखो, जैसे इसमें आपका जो बायोगैस बनती है उसमें 55 से 60% मीथेन होता है, कुछ CO2 होता है, कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो पहले तो आपने बायोगैस बनाई बायोमास से एनारोबिक डिकम्पोजिशन करके, फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसेस निकाल के आपने जो गैस को कंप्रेस करके बनाया वो कहलाती है कंप्रेस बायोगैस। केमिकल अगर फॉर्मूला देखोगे तो CNG और CBG दोनों ही आपका सेम है, और दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू भी सेम है, यानी पर अमाउंट ऑफ मास, सेम अमाउंट ऑफ मास में वो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कंप्रेस बायोगैस और कंप्रेस नेचुरल गैस दोनों का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी सेम है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस डिफरेंस मेनली ये है CNG और इसमें, कि CNG निकलता है पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट,
यानी जहां पर पेट्रोलियम होता है वहां पर एक गैस जनरेट हो जाती है, उसे ट्रैप करके हम कंप्रेस नेचुरल गैस बनाते हैं। तो पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है सीएनजी। लेकिन सीबीजी ओरिजिनल चीज है, आपने बायोमास से बाकायदा पहले बायोगैस जनरेट करी, उस बायोगैस को कंप्रेस करके सीबीजी बनाया। तो सीबीजी कंपैरेटिवली थोड़ा सा ओरिजिनल है, ठीक है। और इसमें से जो सॉलिड आपका जो वेस्ट बाई प्रोडक्ट, सॉलिड बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे, उसको बायो मैन्योर फर्टिलाइजर इसके लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो सीएनजी को रिप्लेस करके हम लोग सीबीजी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है रशिया वगैरह से। तो अगर हम सीएनजी पे डिपेंडेंट कम होके सीबीजी पे डिपेंडेंट हो जाए, तो सीबीजी तो सर हम इंडिया में अपना खुद का बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक इकोनॉमिकली फिजिबल ऑप्शन होगा। और ऑब्वियसली बात है, इसमें आपका जो कार्बन एमिशन है वो भी काफी कम होता है, ठीक है। तो ये है आपका कंप्रेस बायोगैस। तो इसका भी जो पहला प्लांट नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है, वो लग रहा है आसाम में। आई होप ये कंप्रेस बायोगैस की कहानी आपको समझ में आई होगी। हाँ जी सर, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ये कंप्रेस बायोगैस का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? CO2 का कुछ नहीं करते, निकाल के अलग छोड़ देते हैं, ठीक है। CO2 उसमें से एलिमिनेट करके अलग सेपरेट कर लेते हैं, फिर उसका जो भी करते होंगे वो अपने इंडस्ट्री में उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेते होंगे। मैंने बस ये बोला कि CO2 रिमूव कर देते हैं, ठीक है, मैंने ये नहीं बताया CO2 का करते क्या है। हाँ जी सर, क्लियर हो तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। बाकी लोग आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 3। Who amongst the following has been awarded the FIFA Men's Player of the Year 2022? Who has been awarded the FIFA Men's Player of the Year 2022? Messi, Mbappe, रोनाल्डो, मॉड्रिक। अब ये सर आप लोग का देखो इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में अच्छा रहता है, तो ये खाता खोलने वाला सवाल है आपके लिए, ठीक है। तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करके इसका करेक्ट आंसर दीजिए। मेसी, मापे, रोनाल्डो या मॉड्रिक, बताइए सर। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। ओके, तो मापे और मेसी दो में कंफ्यूजन हो रहा है आपको। करेक्ट आंसर इज सर मेसी, ठीक है। ये देखो, ये अवार्ड मिला मेसी को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज योर मेसी। ओ माय गॉड, डी भी लगाया किसी ने, मॉड्रिक को भी लगाया। करेक्ट आंसर इज मेसी, बिल्कुल सर, 100% करेक्ट आंसर इज मेसी। तो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे गया है? मेसी को। ओके सर, आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अभी इंडिया ने किसी एक कंट्री के साथ मिलके एक स्कीम लॉन्च की, यंग प्रोफेशनल स्कीम, तो वो कौन सी कंट्री है बताइए। इंडिया ने अभी किसी कंट्री के साथ मिलके एक स्कीम लॉन्च की है, यंग प्रोफेशनल्स स्कीम, बताइए वो कंट्री कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा या फिर यूएसए? करेक्ट आंसर इज यूके, ठीक है। करेक्ट आंसर इज यूके, ठीक है। तो यूके और इंडिया डिसाइडेड टू लॉन्च अ यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज इन 2023। इसमें मतलब वो बीच करेंगे क्या? देखो होगा ये कि जो इंडिया में डिग्री होल्डिंग इंडियंस है, ठीक है, तो 3,000 ऐसे वो स्टूडेंट्स को इकट्ठा करेंगे और उनको वर्क वीजा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, फॉर अप टू 2 ईयर्स।
और ये रेसिप्रोकल बेसिस पे, मतलब हम यूके के लोगों को अपने अलाउ करेंगे काम करने को और अपने यहाँ के लोग यूके में जाएंगे काम करने को, ठीक है। तो ये आपका यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज प्रोग्राम है। अब देखो यूके की पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूके का ना जो मरीन सेक्टर है, मतलब आपका नेवी पार्ट है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। और इंडो पैसिफिक में यूके एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ठीक है। वहाँ पर आपका जो मार्केट शेयर है, मतलब जो ट्रेड में मार्केट शेयर है, वहाँ पर जो डिफेंस का सेक्टर है, तो यूके इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक की पार्टनर है, ठीक है। अभी यूके ने एक ग्रुप भी बनाया है ऑकस यूके का, इंडो पैसिफिक के लिए। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें यूके है और यूएस है, ठीक है। इन तीनों कंट्रीज ने मिलके एक ग्रुप भी बनाया है ऑकस, ध्यान रखिएगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस है। और इसी ग्रुप के तहत ये जो आपका ये लोग हैं यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया की मदद कर रहे हैं नेवी सब न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में, ठीक है। और यूके के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस भी अच्छे हैं, ठीक है। तो यूके के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हम इंडो पैसिफिक में उनकी मदद करेंगे। और इंडिया के लिए अच्छी बात क्या है, यूके एक अच्छी पावर है इंडो पैसिफिक में, इसके पास नेवल फैसिलिटीज अच्छी देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने मतलब क्या कह सकते हो आप, फायदे हैं। तो इसीलिए हम आपस में इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली 2880 मेगावाट दिबांग प्रोजेक्ट जो 3.9 बिलियन डॉलर का बन रहा है, भारत सरकार ने उसे अप्रूव करा है। तो दिबांग प्रोजेक्ट किस स्टेट में बन रहा है? अब देखो सर, मैसी वाला चलो सवाल निकल गया कुछ लोगों का, लेकिन ये सवाल अब सबके लिए खाता खोलने वाला सवाल है, तो इसको गलत ना करें। और इसको अगर गलत कर दें तो एक कटोरा लें, उसमें थोड़ा सा पानी भरें और उसमें डुबकी लगा लें, ठीक है, अगर ये गलत करते हैं तो 2880 मेगावाट का दिबांग प्रोजेक्ट है। तो वाट मेगावाट याद रखना, करीब 3000 मेगावाट के करीब ही आपका बैठ रहा है, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट आंसर से क्या लगाएंगे? हाँ जी सर, बताइए। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो अपना ये जो लोअर दिबांग वैली वाला रीजन है, ठीक है, ये जो लोअर दिबांग वैली वाला जो अपना रीजन है, तो यहाँ पर आपका दिबांग प्रोजेक्ट लग रहा है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। ये सर अपना अरुणाचल का मैप है, ठीक है। ये कौन सा स्टेट है? ये आसाम है, ये नागालैंड है। इधर कौन सा कंट्री है? चाइना है। इधर कौन सा कंट्री है? म्यांमार है, ठीक है। तो इसमें जो लोअर दिबांग वैली वाला रीजन है, इसमें आपका दिबांग प्रोजेक्ट लगेगा। बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली द 22nd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? अभी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई थी, वो किसने होस्ट करी थी? टेरी, मतलब द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, आईआईटी दिल्ली, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च? लगाइए सर तुक्का। आई होप खाता आज सबका खुल गया होगा। ओके सर। तो तेरी और आईआईटी दिल्ली, इन दोनों में ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखो, एनर्जी से रिलेटेड ज़्यादातर काम एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट करता है, तेरी, ठीक है। ये क्या है? नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में। तो एनर्जी, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड सारा रिसर्च वर्क आपका इंडिया में यही करता है, ठीक है।
पहले इसको टाटा एनर्जी रिसोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते थे, अब इसका नाम बदल के द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, 1974 में स्टैब्लिश किया था। तो ये तेरी जो अब क्या करता है, हर साल एक वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो भी काम होता है उसके लिए एक सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जो ऐसे काम करे जिसमें डेवलपमेंट हमारा क्या था, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो विदाउट इंटरफेयरिंग इन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, बिना क्लाइमेट चेंज करे, बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, जो आप डेवलपमेंट करते हो वो कहलाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए आप जो डेवलपमेंट करते हो वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे देखो, हम अगर थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे हमने कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाया, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्योंकि कंप्रेस बायोगैस में आपका जो कार्बन एमिशन से वो कम होता है, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, जो थर्मल पावर प्लांट से इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान है, ठीक है। तो ऐसा अगर आपने डेवलपमेंट करा है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इसी को डिस्कस करने के लिए जो आपका समिट ऑर्गेनाइज होता है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which of the following ministries has launched the Vaibhav fellowship scheme for the Indian diaspora abroad? Indian diaspora का मतलब क्या है? जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं, ठीक है, जो इंडियन ओरिजिन के लोग, एनआरआईज हैं या फिर इंडियन ओरिजिन के हैं, बाहर की सिटीजनशिप ले ली है, तो इंडियन ओरिजिन के जो भी लोग इंडिया के बाहर रहते हैं उन्हें हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा के लिए एक फेलोशिप स्कीम चल रही है, वैभव फेलोशिप स्कीम, तो कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है? हाँ जी सर, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, वेब ऑफ फेलोशिप स्कीम किसकी है? ओके सर, ए या डी? म्यू जी कह रहे ए या डी, ना ए है ना डी है सर, बी है, ठीक है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा, जैसे इंडिया के जो एनआरआईज हैं, ठीक है, जो इंडिया के बाहर किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, वहाँ कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मिनिमम 1 मंथ की और मैक्सिमम 2 मंथ्स की, ठीक है। एक साल में ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो इंडिया में आकर रिसर्च करें और उसके लिए उन्हें फेलोशिप भी मिलेगा, ठीक है। उनको पूरे मतलब 3 साल की एक फेलोशिप मिलेगी। 3 साल में क्या होगा, हर साल में एक बार आप 1 महीना या 2 महीना के लिए आके इंडिया में रिसर्च करो, उसके लिए आपको करीब 37 लाख 3 साल में सरकार आपको प्रोवाइड करेगी। तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस सर सिंपल यही है कि जो एनआरआई रिसर्चर्स हैं, जैसे जो मान लो एमआईटी, स्टैनफोर्ड, ऐसी यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च कर रहे होंगे, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कर रहे होंगे, इंडियंस हैं वो, तो वो कुछ महीने के लिए इंडिया में आएंगे, और जब इंडिया में आके वो रिसर्च करेंगे तो यहाँ पर एक रिसर्च इकोसिस्टम को वो इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये पर्पज है वैभव फेलोशिप स्कीम का। तो उन रिसर्चर्स को हम कुछ लालच देके कुछ महीने के लिए इंडिया बुलाएंगे और उनसे सब सीख लेंगे कि वहाँ, हाँ बताओ, ये बताओ, अच्छा वहाँ कैसे काम होता है, वहाँ कैसे इकोसिस्टम बनता है, तो उनकी थोड़ी हमें आइडिया लग जाएगा और उनका हम अपना एक इकोसिस्टम अपना डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो ये पर्पज है आपका वैभव फेलोशिप स्कीम का। चूंकि रिसर्च वर्क से रिलेटेड है, तो इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। ऑल राइट, देन मूव टू द सर।
क्वेश्चन नंबर 8, recently joint air exercise Shinyu Maitri was held between India and which of the following countries? शिन्यू मैत्री सर, ये एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? लगाइए सर तुक्का। शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज सर किसके साथ होती है? बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जापान, सिंगापुर, फिलीपीन या फिर साउथ कोरिया? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज जापान। जापान में मैं पहले भी बोला था, इसके इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ध्यान रखना, होकाइडो, ये होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, और इधर एक ओकिनावा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जापान के। और इधर जापान, इधर रशिया, इनके बीच में कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं जिसे कहते हैं जो जापान क्लेम करता है और एडमिनिस्टर रशिया करता है, ये आपका कुरील आइलैंड्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी रिगार्डिंग जापान ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, India defeated England in the final of Women's Snooker World Cup 2023. It was held in which of the following countries? तो विमेंस स्नूकर वर्ल्ड कप, स्नूकर वही मतलब जो टेबल होती है ना, टेबल पे वो बॉल पड़ी रहती है, एक लकड़ी का डंडा होता है, उसको इधर मारते हैं उधर मारते हैं, मतलब कैरम बोर्ड की तरह होता है, बस उसे वहाँ कैरम की गोटी की जगह यहाँ पर बॉल्स होती हैं और यहाँ पर अपनी उंगली की जगह एक स्टिक होती है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है स्नूकर। तो स्नूकर का भी सर वर्ल्ड कप होता है, तो विमेंस स्नूकर वर्ल्ड कप अभी हुआ था जिसमें इंडिया ने इंग्लैंड को डिफेंड कर दिया था। तो ये किस कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ था? सर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मतलब ये तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर ऑप्शन में इंडिया ही लगाना है। इस सिंगापुर कैसे कह सकते हो सर? सिंगापुर तो ऑप्शन में भी नहीं है, मतलब ऑप्शन में होता तो चलो तुक्का समझ में आता, आउट ऑफ द ऑप्शन तुक्का नहीं होता है सर। सिंगापुर कहाँ से आ गया? अच्छा, सिंगापुर आप शायद पिछले वाले क्वेश्चन का बोल रहे होंगे। ओके, कभी कभी कमेंट लेट आता है। चलो बी ऑप्शन इंडिया, कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर इज थाईलैंड। ठीक है, करेक्ट आंसर इज योर थाईलैंड। अब देखो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, तो ध्यान रखिएगा। जैसे इंडिया से जस्ट बॉर्डर लगती है तो अपना म्यांमार है, फिर लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है। इसमें एक कंट्री ध्यान रखना, एक है लाओस, ये लैंड लॉक्ड है, मतलब इसे कहीं से भी ओशियन का एक्सेस नहीं मिलता है। जैसे म्यांमार को मिल गया, इधर थाईलैंड को मिल गया, कंबोडिया को मिल गया है ना, ये कंबोडिया का हो गया, वियतनाम का हो गया। लेकिन इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में एक स्पेशल कंट्री है लाओस, इसे ध्यान रखना, ये लैंड लॉक्ड है। ठीक है, ये अलग से ध्यान रखना, लाओस कैसी कंट्री है? लैंड लॉक्ड है, इसे कहीं से भी डायरेक्ट ओशियन का एक्सेस नहीं मिलता है। फिर नीचे आ जाओ सर, आपका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों को मिला दो तो ये मलेशिया, ये ईस्ट मलेशिया, ये वेस्ट मलेशिया। ठीक है, ये आपका पूरा बोर्नियो आइलैंड है। ठीक है, और इस बोर्नियो आइलैंड में ये वाला जो पोर्शन है ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ये कालीमंथन इस एरिया को कहते हैं, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। ये पार्ट इसमें ईस्ट मलेशिया कहलाता है। और इस बोर्नियो आइलैंड का एक छोटा सा हिस्सा है, वो क्या है? ब्रूनी। तो इस बोर्नियो आइलैंड में 3 कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रूनी। ठीक है, फिर इधर साइड ये आपका फिलीपींस है, और ये सारे जो आइलैंड्स है ये आपका जैसे सुमात्रा, जावा, है ना, कालीमंतन। ठीक है, तो सुलावेसी, तो ये सारे आइलैंड्स किसके हैं? इंडोनेशिया के। ऑलराइट, तो ये सर पूरा आपका साउथ ईस्ट एशिया का मैप था। एक बार मैं चाह रहा था आप देख लें तो थोड़ा सा कंट्रीज वाइज क्लियरिटी आपकी थोड़ी सी बेटर हो जाती है। ये तो ये मैप आपका पीडीएफ में भी रहेगा, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका काम यही होता है अर्थ के अंदर की चीज़ों को सर्वे करना। ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं कहाँ पर, तो गोल्ड डिपॉजिट्स मिले, सोना मिल गया सर इसे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तो आजकल बारे में आ रहे हैं, अभी उन्होंने लिथियम डिपॉजिट ढूंढे जम्मू कश्मीर में, अब इन्होंने सर सोना ढूंढ लिया।
तीन डिस्ट्रिक्ट्स में, देवगढ़, केंदुझार, केंदुझार भी कह देते, क्योंझार भी कह देते, और मयूरभंज। तो ये डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में, उड़ीसा में है, झारखंड में है, कर्नाटका में है, या आपका छत्तीसगढ़ में, बताइए सर। तो ये केंदुझार, देवगढ़, मयूरभंज, ये डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है सर? उड़ीसा तुक्का, मयूरभंज, देवगढ़, केंदुझार। ये सर आपका वो मैंगनीज के लिए भी फेमस है ये जगह, तो करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। ये रहा सर आपका मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज में मतलब सर क्या क्या मिल रहा है देख लो, इधर सिलिका भी है, और आपका जैसे मैंगनीज भी मिल जाएगा, इधर मैंगनीज भी मिल जाएगा मयूरभंज में। और ये आपका केंदुझार। ठीक है, केंदुझार में अगर आ जाओगे तो लाइमस्टोन है, और आपका आयरन है, आयरन। ठीक है, और ये रहा सर आपका देवगढ़। ठीक है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब कौन कौन से मिनरल डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, जैसे आप ये देख सकते हो कि मैंगनीज एट द रेट वाला ये कहाँ कहाँ पर है, तो ये मैंगनीज का एरिया है। ठीक है, तो ये जो आपका मयूरभंज एरिया है ये मैंगनीज के लिए भी फेमस है, जहाँ पर अभी आपको गोल्ड डिपॉजिट देखने को मिले हैं। ठीक है, चलो जी, तो ये ध्यान रखना, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज, केंदुझार, देवगढ़, ये तीनों कहाँ पर है सर? आपका उड़ीसा। ठीक है, तो ये उड़ीसा का मैप है। उड़ीसा में देख सकते हो आप, एक साइड से वेस्ट बंगाल से भी बाउंड्री शेयर हो रही है, एक साइड झारखंड है, एक साइड इसके छत्तीसगढ़ है, और इधर साइड क्या है? आंध्र प्रदेश, और इधर क्या है? तेलंगाना। ठीक है, तो ये आपका उड़ीसा का मैप है। ठीक है, तो आज सर क्वेश्चन यहीं तक रखेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लेक्चर को लाइक करिए और शेयर विद योर कलीग्स एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, फिर इसके आगे की कहानी पे सर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। Till then, goodbye. Have a nice day.